किसी की मिमिक्री नहीं है। आइए देखते हैं बाल संसद। माननीय सांसदों, बाल संसद के इस शीतकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होकर सामूहिक शपथ ग्रहण करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को नेतृत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और समर्पित करते हैं। माननीय सदस्यगण, चूंकि हम 2 माह के पश्चात आज इस शीतकालीन सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, मेरे यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का गुरुवार 26 दिसंबर दिल्ली के एम्स 92 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। सभी सदस्यगण कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ पर जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं थी। अभाव और संघर्षों से ऊपर ऊंचाइयों को कैसे हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ियों को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार ने अलग अलग सेवाएं दी। ये चुनौतियापूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। मेरी उनसे बात होती थी, मुलाकात होती थी। हमें उनसे हुई मुलाकातें हमेशा याद रहेंगी। इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। वित्त मंत्री सुश्री अंशिका पांडे जी इस शीतकालीन बजट को प्रस्तुत करेंगी।
माननीय महोदय, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं शीतकालीन सत्र का बजट प्रस्तुत करूंगी। हमारे 2024 के इस बजट में हर प्रदेश को 10 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस बजट में नई शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर नामांकन बढ़ाने के लिए हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। भारत में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी मिसाइलों पर अनुसंधान करने के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के इस बजट में हमारी ओर से देश भर में 100 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा हर गांव तक स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए हर घर जल जीवन मिशन चलाया गया है, जिससे हर गांव तक स्वच्छ जल की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इस बजट के अंतर्गत सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए 2 करोड़ रोजगार देने का वादा भी रखा गया है। सरकार द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में लगे लोगों की आय 2 गुना करने के लिए उन्हें सस्ते ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा और उस पर 50% तक का सब्सिडी भी दिया जाएगा। सरकार के इस बजट में बिहार में आए भीषण बाढ़ से प्रतिवर्ष लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। इसीलिए कोसी नदी पर बांध बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी भारत ने चंद्रयान 3 और मंगल मिशन तथा आदित्य L1 में जीत हासिल की थी। तथा इस बजट में सरकार ने रिसर्च और अनुसंधान पर 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। धन्यवाद महोदय। कुछ खर्चीले हैं अरमान तेरे, कुछ कर्जे मुझ पर भारी हैं, बस देश बढ़ा दो मंत्री जी, ये बजट तो दुनियादारी है। प्रश्नकाल शुरू किया जाए। प्रश्न संख्या 101 सुश्री आराध्या पांडे जी। वाह हरे जमाने फितरत तेरी कमाल है, बढ़ती महंगाई का ना कोई ख्याल है, दिन भर जो खेत में पसीने बहाता है उस मजदूर की मजदूरी पर सवाल है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ, क्या खाद्य एवं कृषि मंत्री इस तथ्य से अवगत हैं कि लहसुन के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो रही है तथा लहसुन का मूल्य 300 से 350 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गया है? यदि हाँ तो लहसुन के मूल्य निर्यात पर रोक लगाने का विचार कर रही है? मोहब्बत भाईचारों के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन आपको ही मुबारक हो साहब, ऐसा करो हमें वो पुराने दिन ही लौटा दो। प्लीज कंसल्ट रिलेटेड मिनिस्टर। ना मैं गिरा और ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने कई बार गिरे। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से श्रीमान सदस्य के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदया, लहसुन के मूल्य में हो रही वृद्धि की जानकारी सरकार को है। लहसुन के कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार कई प्रकार के उपाय भी कर रही है। राज्य सरकार के सहयोग से जमाखोरों के खिलाफ लगातार छापों की कार्रवाई जारी है, जिससे लहसुन की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगे बढ़कर सरकारी अस्पतालों पर लहसुन बेचने का निर्णय भी लिया है। सरकार पाकिस्तान और चीन से लहसुन आयात पर विचार भी कर रही है, जिससे लहसुन की आपूर्ति बढ़ाई जा सके और उसके मूल्य में कमी हो सके। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र एवं देश के अन्य भागों में इस वर्ष लहसुन की बम्पर पैदावार होने की संभावना है, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले 3-4 महीने में लहसुन के मूल्यों में तेजी से कमी आएगी। अध्यक्ष महोदया, सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत लहसुन के निर्यात पर रोक भी लगा दिया है। धन्यवाद महोदय।
प्रश्न संख्या 102 श्री पवन सिंह। माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से कोयला मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोयल ब्लॉक्स का आवंटन ओपन टेंडर द्वारा न करके किस नीति के तहत किया गया है? क्या देश के सबसे बड़े घोटाले में से कोयला एक घोटाले की फाइलें मंत्रालय से गायब है? क्या सरकार अपने देश के खास लोगों को बचाने का कार्य कर रही है और इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? एक जोरदार तालियां हो। मैं आपकी सुविधा हेतु बता दूं, हमारे इस तरफ विपक्ष बैठा है और इस तरफ पक्ष बैठा है। किस तरीके से सदन में ये व्यवस्थाएं चलती हैं बच्चों द्वारा आपके सम्मुख प्रस्तुत है। आइए कोयला मंत्री जी। प्लीज कंसल्ट रिलेटेड मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदया, मिट गए मिस्र यूनान और रोम कायम है अब तलक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि देश में सस्ती बिजली के उत्पादन के लिए कोल बेस का आवंटन ओपन टेंडर द्वारा न करके सिक्योरिटी द्वारा किया गया है। कोयला घोटाले के 150 फाइलें गायब है, बाकी सभी फाइलें सुरक्षित है। सरकार किसी भी व्यक्ति या संख्या को बचाने का कार्य नहीं कर रही है। इस घटना में कानून अपना काम करेगा। मंत्रालय से जो भी 150 फाइलें गायब हुई है, सरकार इसकी जाँच कर रही है। इस घटना में जो भी व्यक्ति था संस्था दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोयला घोटाले का केस सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, अतः हम सभी के न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 103 श्री अभय साहू। ये हमारी बहन ममता या मामूली आदमी है? मजबूत आदमी ममता, उसकी ताकत थी, चाहे जहां से लड़कर आई। कहा था ममता जी ने कि अगर हम सरकार बनाते हैं तो हम रेल लेंगे, रेल। ये बात सच नहीं है, ये बात सच नहीं है। हमारी पार्टी मिनिस्ट्री में ज्वाइन करना चाहती है। हम लोग जो बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को आप लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को मिनिस्ट्री की जरूरत है, हमारी नहीं। नहीं नहीं नहीं, हाँ महोदया, माननीय बहन ममता ने उस बात को क्लियर और जस्टिफाई किया है। हम इनके सिद्धांत पर वसूल पर अंगुली नहीं दिखा रहा हूँ। क्या यह बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था? नहीं मांगा गया था। तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा, आप कह दिए। सुनिए लालू जी। प्रश्न संख्या 104 श्री अनुभव मिश्रा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम के अनुसंधान, विकास और परीक्षण के तौर पर प्रक्षेपण के लिए आवंटित विद्युत उपयोग की गई धनराशि के बारे में क्या जानकारी है, जो इसे अन्य देशों की ऐसी अस्त्र प्रणाली से खास बनाती है? विकिरण रोधी मिसाइल की विशेषताओं के बारे में क्या जानकारी है? धन्यवाद। प्लीज कंसल्ट रिलेटेड मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा कि विभिन्न रेंजों के लिए रुद्रम मिसाइल के 2 प्रकारों को विकसित करने के लिए 2 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। रुद्रम परियोजना 1 के लिए हमारी सरकार द्वारा 317 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसमें से 299 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है और रुद्रम सेकंड के लिए हमारी सरकार द्वारा 386 करोड़ रुपए का उपयोग किया जा चुका है। रुद्रम मिसाइल के दोनों प्रकारों के परीक्षण प्रक्षेपण में सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के मिशनों को पूरा करने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करने के लिए हमारी देश की रक्षा को बेहतर बनाया है। रुद्रम में अंतिम आक्रमण के लिए एयर डिफेंस के मिशनों को पूरा करने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करने के लिए हमारी देश की रक्षा को बेहतर बनाया है। रुद्रम में अंतिम आक्रमण के लिए पैसिव होमिंग हेड प्रोग्राम के अनुसार इंस्ट्रियल नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट नेविगेशन है या पैसिव होमिंग हेड के अनुसार व्यापक आवृत्ति पर बैंड पर लक्ष्यों को पहचान सकता है तथा उनका वर्गीकरण कर सकता है और उनका सामना कर सकता है। यह विशेषता देश के अधिकांश अस्त्र प्रणालियों में उपलब्ध नहीं है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि शख्सियत अच्छी होगी तभी दुश्मन बनेंगे, कि शख्सियत अच्छी होगी तभी दुश्मन बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता कौन? आप सबने ये कैसा हिंदुस्तान बना दिया, इन बेजान इमारतों को हिंदू मुसलमान बना दिया।
प्रश्न संख्या 105 सुश्री आराध्या पांडे जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार देश भर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में जन औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव किया है? अगर हाँ तो सरकार या अध्यक्ष महोदय कहीं ऐसा तो नहीं जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वह रोशनी आएगी कितने साल में? प्लीज कंसल्ट रिलेटेड मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक पूरे देश में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। आदमी अपनी पसंद के अनुसार ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में केंद्र खोलने के लिए स्वतंत्र है। ग्रामीण कवरेज को बढ़ाने के लिए देश के आंतरिक भागों में पीएमबीजे के केंद्रों के भागों को अधिक फैलाने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में पीएमबीजे केंद्र खोले जा रहे हैं। 30/6/2024 तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 574 पीएमबीजे केंद्र खोले गए हैं। 30/6/2024 तक कर्नाटक राज्य में कुल 1,225 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। पीएमबीजेपी के तहत व्यापक उपलब्धता के लिए 2047 दवाओं और 300 सर्जिकल और चिकित्सा उद्योग सामग्रियों को उत्पादन में लिया गया है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 106 श्री पवन सिंह। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या देश में सरकार ने देश के लिए निःशुल्क नैदानिक सेवा आरंभ की है? अगर हाँ तो इसके बारे में क्या जानकारी है और इसका उद्देश्य क्या है? राज्यों संघ क्षेत्रों विशेषकर बलरामपुर उत्तर प्रदेश जैसे जिले देश के जनजातीय जिलों को निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल के लिए प्रचलात्मक दिशा निर्देशों के प्रचार को लेकर क्या जानकारी है और इस संबंध के प्रचार को लेकर क्या निर्देश है? पिछले 3 वर्षों के दौरान इस संबंध में स्वीकृत धनराशि कितनी है? प्लीज कंसल्ट रिलेटेड मिनिस्टर। खुशियाँ कम और अरमान बहुत है, खुशियाँ कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूँ तो कहने को इंसान बहुत है। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। FDSI का उद्देश्य सभी स्तर के सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सुगम व सस्ती पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नैदानिक सेवाओं की श्रृंखला समुदाय के निकट निःशुल्क प्रदान करना है, जिसके जरिए जनजातीय आबादी सहित सभी के लिए स्वास्थ्य परिचर्या पर जेब से होने वाले खर्च को कम करना है। निःशुल्क नैदानिक सेवा पहल के प्रचलन संबंधी दिशा निर्देश जुलाई 2015 में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए थे। इसके बाद वर्ष 2019 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रयोगशाला सेवाओं को लागू करने के लिए मार्गदर्शन संबंधी दस्तावेज जारी किया है। अगस्त 2019 में दिशा निर्देशों को राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में प्रसारित किया गया है। FDSI के प्रचलन संबंधी दिशा निर्देश जुलाई 2015 दिशा निर्देश हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी टैब के अंतर्गत NHSRC की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य में HDFCI कार्यक्रम हाइब्रिड मोड सरकारी निजी साझेदारी में चल रहे हैं। इसके अलावा राज्य ने बलरामपुर सहित सभी जिले में सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आई जांचों को HLL लाइफ केयर लिमिटेड को आउटसोर्स किया है। इसके अलावा NHM के तहत ऐसे पर्वतीय रेगिस्तानी जनजातीय क्षेत्र जहां स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की पहुंच सीमित है या इनका पूर्ण अभाव है, वहां मेडिकल मोबाइल यूनिट का भी प्रावधान है। धन्यवाद। एनी कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन? अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी की सैकड़ों बार थपथपाई गई मेज के बीच अंतरिम बजट पेश किया गया और बड़े बड़े दावे किए गए। देश ये कैसा बनाए आपने, लूट कर पैसा बनाए आपने, देखिए जलते दिए बुझ गए, अजब दीपक रात गाया आपने।
और दाल के बजट की चर्चा करूंगी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मैं तो इस बजट को अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगी। गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में गरीबों को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली करने वालों को क्या दिया? आपको उम्मीद है कि पेश किए गए बजट पर हम सब लहालोट हो जाएं, तालियां पीटें, मंगलगान गाएं? कैसे संभव है? मैं सदन में खड़ी होकर के बजट पर चर्चा करते हुए कहना चाहूंगी, इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है? उनके लिए क्या है जो प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए वादों की बाट जो रहे हैं?